गुड मॉर्निंग गाइस। क्लास 11 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अपन फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को अभी तक 2 क्लासेस लिए। 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को मैटर क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें अपन ने मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने जो पदार्थ का जो वर्गीकरण पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था, जो कि आप लोगों को शायद पता होगा। जैसे में था आपका एलिमेंट था, आप लोगों का कंपाउंड था, मिक्सचर था, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बताया था, रासायनिक संयोग के नियम, जो कि 5 लॉ अपन लोगों ने पढ़े थे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके पास अपन ने पढ़ा था गेलुस ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे करके अपन लोगों ने 5 लॉज पढ़े थे। ठीक है, तो उन लॉ के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल वो जो है आपके ओनली नॉलेज पर्पस है, और वो एक तरीके से हिस्ट्री, मतलब कि जो अगर अपन बात करें तो जो 100 साल पहले बताया गया था अपने को, मतलब लगभग 100 साल पहले, जब साइकिल भी नहीं थी। मॉडर्न केमिस्ट्री उस चीज़ को फॉलो नहीं करती। मॉडर्न केमिस्ट्री पूरी प्रैक्टिकली केमिस्ट्री है, जहाँ प्रैक्टिकल होता है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन वहाँ उन्होंने एक हाइपोथेसिस के बेसिस पर बताया था, और जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, आज के हिसाब से वो रूल जो है वो फॉलो नहीं होता मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन ओल्ड केमिस्ट्री के हिसाब से वो चीज़ सही थी। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्लास का मटेरियल जो था वो कंपटीशन के पर्पस से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, एक नॉलेज पर्पस आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट था कि ठीक है, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि नहीं यार, आगे का केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो अपन उसका हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आज की क्लास में आप लोगों को मैं बेसिक टर्म और क्लियर करने जा रहा हूँ। आज जो मैं लेने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एटम। अगर एटम को बात करें तो हिंदी में इसको अपन बोलेंगे परमाणु। आगे बस में अब आप लोगों के मन में हो सकता है, तो किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि एटम है, परमाणु है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हम लोगों को आता है, लेकिन एक्चुअल चीज इसकी आप लोगों को शायद नहीं आती। ठीक है, और एडवांस लेवल का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर आपको एक एडवांस लेवल का केमिस्ट्री पढ़ना है, हायर लेवल का केमिस्ट्री पढ़ना है, नॉलेज कंप्लीटली नॉलेज वाला अगर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप लोग केमिस्ट्री सोल्व कर ही नहीं पाओगे, ना ही केमिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अपने को एडवांस लेवल के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे तो को कार रेसर बनना, ठीक है, तो कार रेसर बनना, रेसिंग बाइक में चलाना, रेसिंग में कार को चलाना आपको, तो उस केस में आप लोगों को उस कार की बेसिक चीज़ें पता हो, गियर पता हो, कितने गियर है ये पता हो, उसका क्लच पता हो, रेस पता हो, ठीक है, उसका ब्रेक पता हो, ठीक है, और उसको अपने को पता होना चाहिए कि यार अपन कितना टर्न लेंगे, स्ट्रेंथ का कितना टर्न होगा, मतलब कहने का मतलब ये ना, आपको बेसिक पता हो। जब तक किसी चीज़ का बेसिक पता नहीं हो, अपन उसको एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ सकते। क्लियर? तो अगर एक एडवांस लेवल पे अगर आप लोगों को सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और ये एटम वाला जो टॉपिक है, मैं आज आपको एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि अगर आप बुक से पढ़ोगे तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा जो शायद आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप लोगों को मेरे लेक्चर को वर्ड टू वर्ड सुनना है, ओनली वर्ड टू वर्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ को। और केमिस्ट्री सीखने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को केमिस्ट्री में वर्ड क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है, ठीक है, जैसे एटम आप लोगों को क्लियर है यार, एटम क्या होता है, क्या एटम तो अच्छा वो चीज़ होती है, कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है, तो आप लोगों को कि अच्छा है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो कैसे बनता है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री सीखने में प्रॉब्लम नहीं आता है। आधे से अधिक लोग, आधे से अधिक बच्चे केमिस्ट्री क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो बेस क्लियर होना सबसे ज़्यादा, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री सीखने के लिए, कि बेस क्लियर हो, बेसिक टर्म क्लियर हो, तो ही अपन केमिस्ट्री सीख पाए। क्लियर? तो जो एटम होता है, एटम से स्टार्ट करते हैं। अब एटम क्या होता है देखिएगा आपको, एटम इज अ
स्मॉलेस्ट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज पहले इंग्लिश मीडियम वालों को क्लियर करूंगा, देन हिंदी मीडियम वालों को क्लियर करूंगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which participate in a chemical reaction। which participate in a chemical reaction and देखिए यहां तक का समझिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा, परमाणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद एक चीज और आती है एंड does not loses its identity। and does not loses its identity। ये इसकी आइडेंटिटी को, इसके अस्तित्व को कभी भी नहीं खोता है, ठीक है। एक अस्तित्व में इसका ये इसकी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। ये पॉइंट भी मैं समझाऊंगा आपको आगे। एंड डज नॉट एग्जिस्ट and does not exist independent, है ना। हिंदी मीडियम वालों को एक बार बता देता हूँ। Atom is the smallest particle of matter which participate in a chemical reaction and does not loses its identity and does not exist independent। परमाणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और जो अपने पहचान को नहीं खोता, जो यह हमेशा अपनी पहचान में रहता है। कैसे रहता है मैं बताऊंगा। और जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता। डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर H2 हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहे, तो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिला। एक बात बताओ, यहां से हाइड्रोजन से मेरे को नाइट्रोजन मिला क्या, या ऑक्सीजन से मेरे को सल्फर मिला क्या? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन मिला क्या? नहीं। ऑक्सीजन से सल्फर मिला क्या? नहीं मिला। ठीक है, तो ना तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन मिला, ना ही ऑक्सीजन से। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, और क्या है, डज नॉट लूज, आइडेंटिटी को लूज करा क्या? नहीं करा। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही मिला, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही मिला। ठीक है, और उसके बाद डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक ये जो अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ही ये चीज बन पाएगी। ये अकेला हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? आई बात समझ में? इसके बाद हमने क्या लिखा? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? आपका एटम, परमाणु कहलाता है। इसके बाद अब हाइड्रोजन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हाइड्रोजन जो है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जो है छोटे छोटे मिलकर क्या बना होगा?
हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ। अगर जैसे मैं आज आयरन की बात करूं तो एक आयरन में भी छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। एक आयरन एटम है जो कि क्या है, इसमें भी छोटे 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 क्या होंगे, पार्टिकल है। आई बात समझ में? तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है और आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। क्लियर? एटम आप लोगों को समझ आ गया होगा, ध्यान से समझिए, ये चीज समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। एटम और मॉलिक्यूल, ये चीजें भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, है ना। अब जैसे अपन बात करें मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन की बात करता हूं। मॉलिक्यूल को अपन हिंदी में बोलेंगे अणु, तो इसको भी लिखेंगे अपन मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट आर्टिकल ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ऐसे मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन इट इज एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अणु का परिभाषा सुनिएगा। अणु क्या होता है? अणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है और जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है। हिंदी मीडियम वाले जो है इसको डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज में मैं बार बार नहीं लिख सकता, ठीक है। तो एक लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, दूसरी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको हिंदी में बोल दिया था मैंने, दूसरी तो मतलब इसमें ऐसा है, जैसे अगर अपन मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 एक मॉलिक्यूल, ठीक है, CO2 एक मॉलिक्यूल। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। H2 आप लोगों ने देखा, लेकिन हाइड्रोजन अकेला जो एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। आई थिंक आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल चीज जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। अब एटम और मॉलिक्यूल के बाद जो आप लोगों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो होती है एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी आपको, एटम क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अणु परमाणु आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। इसका प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे जो आ रहा है वो आता है एटॉमिक मास। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास, परमाणु भार, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास में मैं अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास बताने से पहले मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो अगर मैं 100 साल पहले जाऊं, ठीक है, तो 100 साल पहले जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेट बना, ठीक है। वेट कैसे बना? वेट एक ऐसे इस टाइप से बना कि सपोज करो उन्होंने एक कुछ इस टाइप का जैसे वेट मशीन लिया, कुछ भी वाटेवर जो भी उनने, जैसे अपना नॉर्मल गाँव में जो तराजू चलता था वो तो है, ठीक है। अब उन लोगों ने जो वेट बनाया, वो वेट कैसे बनाया कि सपोज करो एक सिलेंडर लिया, ठीक है, एक सिलेंडर लिया, लोहे का एक सिलेंडर लिया, ठीक है, या आयरन रॉड ले ली, उसको सिलेंडर बोल दिया। और इधर उन्होंने क्या करा कि उधर उन्होंने क्या है कि 1 एप्पल क्या रखा, एक एप्पल रखा, ध्यान से समझना, एक सिलेंडर लिया और इधर एक एप्पल रखा, ठीक है। तो इधर एक एप्पल रखा और इधर क्या रखा, एक सिलेंडर रखा, ठीक है। तो इस सिलेंडर को एक उन्होंने स्टैंडर्ड नाम दे दिया होगा कि भाई ये तो हो गया वेट। आगे बात मतलब ये एक एप्पल का वेट कितना निकल गया, मतलब इस सिलेंडर को उन्होंने क्या है एक सिलेंडर लिया, ठीक है, इन दोनों का वेट सिंपल बराबर आ गया होगा, वाटेवर जो भी आ गया होगा, और उसको ही क्या नाम दे दिया कि यार ये तो 1 kg का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सपोज करूँ एक स्मॉल एप्पल ले लूँ,
ठीक है, एक स्मॉल एप्पल ले लिया मैंने, हो सकता है स्मॉल एप्पल लेने पर ये हाफ सिलेंडर लगाओ, इसका आधी सिलेंडर यहाँ पर लगाओ, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, हाफ केजी। ठीक है, क्या बोल दिया इसको अपन ने, हाफ केजी। फिर उनको सूझी कि यार एक मैंने सपोज करो एक एलिफेंट लिया, एक एलिफेंट लिया, ठीक है, और एलिफेंट के केस में मैंने क्या है 100 सिलेंडर रखे, ठीक है, 100 सिलेंडर रखे, तो मतलब इसका वेट, एलिफेंट का वेट कितना हो गया, 100 केजी हो गया। मतलब सिंपल सी कहने का मतलब क्या है कि उन्हें एक स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है, कि ये जो सिलेंडर है ये 1 केजी का है। अब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे का वेट कर लो, सपोज करो एक तरफ आप लोग बैठे, एक तरफ मैं बैठे, ठीक है, मेरा आया 10 सिलेंडर, हो सकता है आप लोगों का आया 5 सिलेंडर का, मैं 10 केजी का, 5 केजी का। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से उनमें जो है वो वेट के डिस्काउंट, एक तरीके से अपन ये मान ले फिजिक्स में। तो उसी रिस्पेक्ट में जब 100 साल पहले, जब उस टाइम पर जब अपने पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो अपन एटॉमिक मास कैसे निकालें, ठीक है, अगर किसी एक एटम का अगर मास निकालना तो वो एटम का मास कैसे निकालना। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि इसी के रिस्पेक्ट में अपन ने एक स्टैंडर्ड लिया, और स्टैंडर्ड में क्या लिया, स्टैंडर्ड में अपन ने लिया C12, जो कार्बन एक एटम होता है, ठीक है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं C12, C13, तो इसमें से अपन ने कौन सा लिया, C12, और मैंने आप लोगों को बता दिया, और इस कार्बन के एक एटम का अपन ने मास कंसीडर कर लिया, कितने का, कार्बन के एक एटम। तो कैसे करा मैंने, 112 इंटू मास ऑफ 1 C12, मास ऑफ, ये अपन ने एक स्टैंडर्ड बना लिया, इसका एक स्टैंडर्ड बना लिया आपने। आगे बात समझ में कि अपन ने इसका एक, जैसे कुछ सिलेंडर को मारा था ना, ऐसे ही कार्बन मास, एक कार्बन, अपन ने कार्बन का एक एटम ले लिया और उसका कितना पार्ट लिया अपन ने, 112 पार्ट लिया। आगे बात समझ में। अब इससे कोई भी एटम कितना हैवियर है, इससे कोई भी एटम कितना हैवियर है वो उसका एटॉमिक मास है। हिंदी वाले सुनिएगा, अपने को परमाणु भार निकालना था, ठीक है, तो परमाणु भार कैसे, जैसे अपन ने एटॉमिक, अभी जो देखा मैंने एक स्टैंडर्ड बताया आपको, सिलेंडर वाला एग्जांपल, तो आप लोगों को हिंदी वालों को भी समझ में आ गया। अब परमाणु भार के रिस्पेक्ट में क्या करा कि कार्बन के एक परमाणु का भार अपन ने, कार्बन का एक परमाणु का भार ले लिया, वो जितना भी उसका भार था, ठीक है, और उससे कंपेयर करा अपन ने कि कोई दूसरा वाला कितना हेवियर होगा, कितना अधिक उससे वो ज्यादा भारी होगा, यही क्या होता है, परमाणु भार, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्य। आगे बात समझ में। अब इससे जो जितना भारी हो गया वो क्या हो गया, आपका एटॉमिक मास, परमाणु। क्लियर आई आप लोगों को बात समझ में। एक बार और रिपीट करता हूं, 100 साल पहले जाके इमेजिन करना, आज तो क्या है, आज एटॉमिक मास बताते हैं तो वो अपन बताते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, पहले इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं बताते थे, ठीक है। पहले तो एक स्टैंडर्ड रहता है, जनरली अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो पुराने ज़माने में, या आप लोग जनरली हो सकता है आपके पास कहीं अपना हाट वगैरह लगते हो, जैसे इंदौर की अगर अपन बात करें, या अपन जो गाँव से बिलोंग करता है, हर जगह हाट लगते हैं। तो पहले जो आप लोगों ने बुजुर्ग महिलाओं को देखा होगा, उनके पास एक जो है पत्थर के बैटरी रखते हैं, क्या वो 1 kg लिखा है क्या उसके ऊपर, स्टैंडर्ड है क्या, नहीं। लेकिन उनने क्या करा होगा कि एक तरफ तो स्टैंडर्ड 1 kg लिया होगा और एक तरफ पत्थर रख दिया होगा, इसको मान लेगा भाई ये 1 kg। अब अपन सब्जी लेने गए तो वो पत्थर को रखा और 1 kg, सिर्फ वही सिस्टम था कि एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर के वही एक एप्पल का वेट कितना हो गया, एक सिलेंडर के बराबर, उस सिलेंडर को क्या दे दिया, 1 kg। तो भाई यार एप्पल तो 1 kg का होता है। फिर एलिफेंट को रख लिया, फिर जिसके बाद वॉटेवर किसी को मेरे को लगा इंसान को रख लिया होगा, ऐसे करके उन्होंने जो है वो वेट कैलकुलेट करा होगा। सेम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में भी क्या है कि कार्बन के एक एटम का मास
निकाला, ठीक है, और उससे कंपेयर करा कि इससे कोई दूसरा एटम कितना हेवियर है, ठीक है, कोई परमाणु इस वाली क्वांटिटी से कितना हेवियर, कितना अधिक भारी है, वही उसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। क्लियर, आई बात आप लोगों को समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनेगा, यहां से इसका डेफिनेशन बनेगा क्लियर। तो एक बार और मैं एटॉमिक मास को क्लियर कर देता हूं। एटॉमिक मास पुरानी वेट मशीन के पुराने वेट के अकॉर्डिंग सीखा अपन ने, एक सिलेंडर वाला कंपैरिजन, ये वाला कंपैरिजन भी आप लोगों को क्लियर आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है अपन एटॉमिक मास का डेफिनेशन देखते हैं कि एटॉमिक मास, और ये चीज भी क्लियर होगी, एक एटम का मास हो कितना, एक एटम का भी 1/12 क्लियर। इससे कोई भी एटम जितना भारी होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर लूं तो मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना है 1, और ये कितना था, हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब एक तरीके से ये एक यूनिट हो गई, क्या हो गई, ये एक यूनिट हो गई। मतलब ये अपने आप में क्या, इससे कंपैरिजन है। मतलब कि अगर मैं हाइड्रोजन की एटम के मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटम जो है वो 1 और मल्टीप्लाई बाय इतना इसका मास, क्लियर। तो मतलब कि ये इससे इतना हैवियर हो गया, ठीक है, इससे इतना अधिक गुना भारी हो गया, क्लियर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। उसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करते हैं।